अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा ज़ाहिद और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ एक नए लाइव सेशन में। जितनी मेरी इल्मी सिटी की ऑडियंस है वो इस बात को जानती है कि इल्मी सिटी लाता है उनके लिए रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ खास लाइव सेशन जिनसे वो कुछ सीख सके, एजुकेट हो सके और मोटिवेट हो सके। इसी मकसद के लिए हम आज भी लाइव आए हैं। हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद है। अगर आपने हमारे से पहले के लाइव सेशन नहीं देखे हैं तो आप इल्मी सिटी को जाकर ज़रूर विज़िट करें, आपको ज़रूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज भी हमारे पास एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद है खास सेशन के लिए। हमें अस्मा उमर ने ज्वाइन किया है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, साथ ये कॉर्पोरेट ट्रेनर है और फाउंडर ऑफ ट्रेजर टॉक भी हैं। और इनसे हम आज बहुत ही एक अहम मौजू पे बात करेंगे, लेकिन जब तक मुझे मैक्सिमम लोग ज्वाइन करते हैं हम इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम सलाम इकरा। मैं जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है इकरा? जी अस्मा, मुझे आपकी आवाज अब आई है। आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? जी, जी, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आपकी आवाज आ गई थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम एक खास मौजू पे बात करने वाले हैं जो कि है कि हम अपने जज्बात पर कैसे एतमाद का हासिल कर सकते हैं, या अपने जज्बात जो कि हमारे हैं उनको कंट्रोल या बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे आज इनसे। तो इसमें मैं चाहूंगी कि आप बताएं लोगों को कि हम आज इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, उसमें हम किन किन चीजों को कवर करेंगे। जी, very interesting, Ikra. This topic is very interesting, and it is one of my expertise, being a soft skill trainer, being an organizational psychologist. Um, तो हम बहुत इंटरेस्टिंगली हम रिजिलियंट माइंडसेट मॉडल के बारे में बात करेंगे। हम इसमें 4S मॉडल के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम इस हाउ कैन वी कॉन्फिडेंस इन इमोशनल रेगुलेशंस, और थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस को भी हम टच करेंगे। ऑल दोज व्हाट आई हैव बीन गिवन ओनली 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स में ट्राई माई लेवल बेस्ट के जितनी चीज़ें चीदा चीदा इम्पॉर्टेंट कवर अप हो सकती हैं, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उसको कवर किया जाए। तो ये हैव टू व्हाट शुड बी द लैंग्वेज मीडियम, इट और बायलिंगुअल। ठीक है। तो आज हमने आपको थोड़े से पॉइंट्स बता दिए आप लोगों को, जो कि हम जिन टॉपिक को कवर करेंगे इस पॉइंट्स के थ्रू। और आप लोग के जो सवालात हैं आप वो भी लाजमी लाइव में ऐड करें ताकि आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो मैं चाहूंगी अस्मा कि हम इसको एक अच्छे तरीके से इसका आगाज करें। आपने जितनी बातें की आप उसको स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से कवर कर लें। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और उनका जो भी सवाल हो प्लीज कॉमेंट्स में लीव करें। हम सेशन के आखिरी 5 से 10 मिनट में आपके सवाल ऐड करें। जी, सो शुड वी स्टार्ट इकरा? बिल्कुल अस्मा, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें। जी, जी, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी दुआ है कि जो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएँ, और आप उन चीज़ों को, उन पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई करें। इट इज़ अ ग्रेट प्लेयर दैट आई एम ऑनलाइन, आई एम लाइव from Ilmi City, and I'm thankful for the team of Ilmi City, Mr. Asif, Miss Ikra, and the rest of the team who has approached me to listen on the very of resilient, emotional resilience. We all go through this COVID pandemic, and we are all going through different ups and downs due to this pandemic. And this is the time we have to focus on emotional maturity. We have to focus on emotional regulation. So that is why we have chosen this topic, so that we would be able to maximum learn from each other. तो सबसे पहले हम लोग आपको ये मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इमोशनल रिजिलियंस चीज़ क्या है, व्हाट इज़ रिजिलियंस। लेकिन बिफोर डूइंग दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, एज इकरा हैज़ जस्ट मैंशन दैट माई नेम इज़ अस्मा उमर, एंड आई एम एन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट and corporate trainer. So
Actually, I work from two main areas. That I work with a blend of two main areas. One is organizational psychology, and the other one is human resource management. And with the help of the blend of these main areas, I go for one-to-one coaching. I do counseling. I do run assessment centers, as well as I conduct soft skill training programs, and I run so many programs. There are so many clients, alhamdulillah. I work with, just to name few, I work with ICAP, that is Institute of Chartered Accountants of Pakistan. I work with packages industry. I work with Tetra Pak Pakistan. I work with ICAP. I work with GSK, Sales Services Corporation, and Higher Education Commission. And I am the permanent resource member of USAID in Pakistan. I here I would like to mention that I am a certified coach, and I have done train the trainer from Tafisa University, Australia. I have done I have done certification instructional designer and master trainer from IKL, and last year I had got an opportunity to visit America, and I visited in this month last year, and I did many certifications from Atlanta University and Kennesaw State University, and Alhamdulillah, I have a plan to conduct those training programs in Pakistan as well. So इंशाल्लाह। अब resilience क्या चीज़ है? हम अब now coming back to our topic, emotional बिल्कुल। resilience. So this topic is composed of two main words. One is emotional. So what are emotions actually? Emotions, the energy in motion is called emotion, right? So when there is so much energy, and that energy is in motion, then we call it emotion. So something, whatever you are in the mood, either you are happy, you are sad, you are excited, you are enthusiastic. So whatever your emotion is, so that energy in motion is called emotions. And as far as resilience is concerned, resilience is how to get up from the difficult times, how to get up from the failures you just have faced in your life. So considering this pandemic, everybody is going through a very difficult time. It is the economic crunch, it is the social distancing. We are unable to meet our friends, we are unable to meet our जी, family relatives. We अस्मा try सॉरी मैं to आपको बीच keep में काट distance, रही हूँ। try to control. जी जी, सॉरी मैं आपकी बात को बीच में कट कर रही हूँ। कुछ ऑडियंस में से व्यूज़ आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि हमें आपकी अगर आप थोड़ा-सा हमें उर्दू में भी समझा देंगी तो हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स ने हमें जॉइन किया है, जो शायद इंग्लिश को इतने बेहतर तरीके से नहीं समझते हैं, तो चाह रहे हैं कि आप थोड़ा-थोड़ा उर्दू में भी उनके लिए एक्सप्लेन कर दें, ताकि वो भी सवाल ऐड कर सकें। जी, जी, ठीक है, ओके। थैंक यू इकरा। सो आई बिल्कुल, ट्राई टू मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ उर्दू एंड इंग्लिश। सो बिल्कुल। रेज़िलियंस के बारे में मैं बात कर रही थी कि रेज़िलियंस क्या चीज़ है। रेज़िलियंस उस चीज़ को कहते हैं कि जब आप बहुत मुश्किल वक़्त से निकल कर आप कुछ आगे का सोचते हैं, आगे बढ़ने का सोचते हैं, ना कि आप उसी चीज़ पे स्टक हो जाते हैं और आप वहीं पर ही फँस के डिप्रेस हो जाते हैं, तो आप उसको रेज़िलियंस कहते हैं, दैट यू थिंक अहेड। आप उस फेलियर को भूल जाते हैं और आप उस एडवर्सिटी, वो जो डिफिकल्ट टाइम आता है, उस टफ टाइम कुछ लर्निंग करके आप आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर को माइंड में रखते हुए, तो दिस इज़ कॉल्ड रेज़िलियंस। सो अब इमोशनल रेज़िलियंस जो है एक्चुअली की बड़ी मॉडर्न सी डेफिनेशन है, जो कि 3 मेन वर्ड्स पे मुश्तमिल है। सो वो 3 जो वर्ड्स हैं वो हैं जी एडवांसिंग, डिस्पाइट और एडवर्सिटी। ये एडवांसिंग मीन्स कि आप अपने गोल्स को, अपनी ज़िंदगी के ऑब्जेक्टिव्स को, अपनी ओरिएंटेशंस को, अपने विजन को आगे लेके चलते हैं, डिस्पाइट इसके बावजूद कि आपने बहुत मुश्किल वक्त आया हुआ है, आप बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्रंच में फंसे हुए हैं, या आप बहुत ज़्यादा फेलियर को फेस कर रहे हैं, लेकिन स्टिल यू आर गोइंग अहेड। ठीक है, रिगार्डलेस कि आपके कोई भी चैलेंजेस हैं, तो उसको जब आप फेस कर लेते हैं, तो देन यू कैन बी योरसेल्फ एंड
एज अ resilient person, कि आप इमोशनल रेजिलियंस है, यू हैव द एबिलिटी to control your emotions, you have the ability to regulate your emotions, to express your emotions at the right time, at the right moment. So ये डेफिनेशन थी इमोशनल रेजिलियंस की, राइट? ठीक अब हो मैं गया। आपको ये बताना चाहूंगी कि रेजिलियंस जो है उसके 4 मेन डोमेन्स हैं। तो रेजिलियंस किन किन चीज़ों से आप हासिल करते हैं? देखें, इसका बड़ा अहम ताल्लुक है इन 4 डोमेन्स के साथ। जब ये 4 डोमेन्स आप ओवरलैपिंग करते करते उन पे इकट्ठे अमल कर रहे होंगे अच्छे तरीके से, तो आपको रेजिलियंस जो है बहुत अच्छी अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी ज़िंदगी में फील होगी। अब वो 4 डोमेन्स क्या हैं? सो डोमेन नंबर 1 इज फिजिकल, number 2 emotional, number 3 spiritual, number 4 is mental. These are the 4 domains of resilience. अब आप मुझे खुद सोच के बताएं कि अगर आपकी इन केस यू आर नॉट फिजिकली फिट, right, you have some, problem with your body, your any of your organ or anything that not physically fit, then definitely you may not feel emotionally fit, you may not feel mentally fit, spiritually fit. So the thing is कि ये जो domains हैं, आपकी फिजिक, आपकी इमोशनल, आपकी मेंटल और स्पिरिचुअल वेल बीइंग, दीज आर वेरी स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी इमोशनल इम्यूनिटी की, जिंदगी में इमोशनल इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर इनसे गुस्से हो जाए हैं, तो मैं ये नहीं देखूं कि इकरा जो है वो मेरे पर गुस्से हो रही हैं, मैं ये जरूर देखूं कि उनके बैक एंड पे क्या सिचुएशन है, वो व्हाई इज शी बिहेविंग विद मी लाइक दैट, उनके अल्फाज में या उनके लहजे में तलखी की किस वजह से है। तो मुझे रादर के मैं फौरन उसको एक रिएक्ट कर दूं उनको कि आप मुझे ऐसे क्यों बात कर रही हैं, रादर के मैं उसको सोचूं, समझूं, उनके साथ बात करूं। तो दिस इज अ बेटर वे टू handle the situation rather than turning yourself immediately into reactive mode. सो एक इमोशनल रिजिलियंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आइदर आप सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या आप सिचुएशंस को रिएक्ट कर रहे हैं। अब हम आगे चल के हैं कि हमारे दिमाग के, ब्रेन के कौन से ऐसे हिस्से हैं जो आपको एनिमल बनने पे मजबूर करते हैं और जो आपको आपके न्यूरो साइंस जो है उसकी हेल्प से आपको बड़े तरीके से, बड़ी इमोशनल रेगुलेशन के साथ चीज़ों को मैनेज करने की हेल्प करते हैं। सो रिमेंबर कि इमोशनल इम्यूनिटी आपके अंदर कहाँ से आती है? जब आप इमोशनली चीज़ों को, एंगर को इम्यून करेंगे, आप इमोशंस को इम्यून करेंगे, आप चीज़ों को मैनेज करेंगे, स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, एंगर को मैनेज करेंगे, तो क्या होगा? आपकी हेल्थ अच्छी होगी। एंड इमोशनल इम्यूनिटी जो होती है वो फिजिकल इम्यूनिटी को जो है वो बेहतर करती है। अब आपके ख्याल में इकरा, मैं अगर आपसे पूछूं कि इमोशनल इम्यूनिटी आपकी फिजिकल इम्यूनिटी को कैसे हेल्प करती है, तो आपका इस बारे में क्या जवाब होगा? जी, अगर मेरी इमोशनल हेल्थ अच्छी है तो मैं अपने आप को मेंटेन रख सकती हूँ। अगर मैं खुद पर काबू ही नहीं रहेगा अपना फिजिकली, तो मैं तो गुस्से में हाथ भी मार सकती हूँ इधर उधर। तो इस तरह तो मैं अपने आप को जो है फिजिकली भी कोई नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल ठीक है। देखें, कुछ लोग जो है वो बहुत गुस्सा अगर करते हैं, उनके इमोशंस उनके कहीं नहीं है, तो डेफिनेटली वो दे माइट बी द विक्टिम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, they might be the victim of other problems, बॉडी, आपके आपके एग्रेशन, आपकी पेल्पिटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल। आपको मे बी कोई फ्यूचर में गॉड फॉरबिड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको डायबिटिक हो सकती है, आपकी वीकनेस ऑफ लंग्स हो सकती है, आपकी वीकनेस इन योर स्टमक हो सकती है, तो आपकी हार्ट और ब्रेन स्ट्रेस बार बार लेने से आपका हार्ट और वीक हो सकते हैं। तो इमोशंस को कंट्रोल करना इतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके फिजिकल, आपके मेंटल
मेंटल और स्पिरिचुअल डोमेन्स को जो है ना वो आप उसकी वेल बीइंग पे तवज्जो देना उतना ही ज़रूरी है। तो अगर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं होंगे तो आपकी बॉडी भी जो है वो एक अच्छी हेल्थ में नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको बहुत इमोशनल ये है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो रेजिलियंस एक चीज़ है वो एक लर्नड एटीट्यूड है जो कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखते हैं। जैसे आप समझ लें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड ओवर द एक्सपीरियंसेस यू फेस इन योर लाइफ, तो आप में रेजिलियंस आनी शुरू हो जाती है। आप में सब्र, तहम्मुल, आपकी कंपोज्ड पर्सनालिटी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होनी शुरू हो जाती है। लेकिन उसके लिए जो लोग डिफ़िकल्टी फेस करते हैं एंगर मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेस हैंडलिंग के लिए थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चल के देखते हैं कि व्हाट बी द सॉल्यूशंस, और हमारा जो माइंड का जो ब्रेन का मॉडल है वो क्या है इस बारे में। लेकिन मैं आपको ये बात फिर से रिपीट कर दूं कि जो रेजिलियंस है, जो आप गिर गिर के सीखते हैं अपनी ज़िंदगी में, जिससे आपको रेजिलियंस आती है ज़िंदगी में, वो एक लर्न चूड है। वो आप बाय डिफ़ॉल्ट या बाय बर्थ आपके अंदर डेवलप नहीं होता, दैट यू लर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो जितनी दफ़ा आप उसको फेस करेंगे उतना ही आपके अंदर रेजिलियंस इम्प्रूव होती जाएगी। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ये करना चाहूँगी, हाँ, कि आपकी ज़िंदगी में जो है ना आप बहुत से थॉट्स को रीइंफोर्स करते रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चा, एक अगर इकरा मैं आपसे कहूँ, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, तो उसके जो दिमाग के पैटर्न्स हैं वो कैसे डेवलप होंगे? बिल्कुल, दूसरों को आप देख बताएं के, मुझे। किसी और के देख के, जो उसके इर्द-गिर्द हो रहा होता है उसके पैटर्न उसी हिसाब से बनते हैं। एग्जैक्टली। बच्चा जो है वो अपने माहौल से चीजें सीखता है, क्योंकि पहला उसका उसका घर ही उसकी दर्सगाह है। जब वो सीख रहा है, उसके उसके रोल मॉडल्स हैं, उसकी माँ जो है वो उसकी पहली दर्सगाह है, उसके एनवायरनमेंट है, वहां से वो चीज़ों को पिक कर रहा है, सीख रहा है। और क्या चीज़ हो रही है उसके माइंड में जो है वो पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, वो अपने सिचुएशन हालात को देखता है कि इफ फादर इज टॉकिंग लाइक दिस विद रिस्पेक्ट टू माय मदर, सो मदर इज आल्सो रिस्पॉन्डिंग विद रिस्पेक्ट टू द फादर, सो ही इज एब्जॉर्बिंग दीज थिंग्स, और उसके दिमाग में ये पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको रेप्टाइल से, स्नेक से डर लगता है, आप बताएं मुझे। जी, लगता है। ठीक है, लेकिन एक अगर सपेरा का बेटा है तो उसको क्या डर लगेगा नहीं लगेगा, सांप से? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। उसकी क्या वजह है? बिल्कुल, उसकी वजह लर्न पैटर्न्स, बिहेवियर पैटर्न्स हैं, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चे की दिमाग में बनते जाते हैं, और बच्चे भी उसी तरह से बिहेव करते हैं। जैसे आप उनको जो चीज़ सिखाएंगे, तो पैटर्न्स उनके डेवलप करना चाहेंगे, वो उतने ही अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे। उसके लिए एक बहुत अच्छा सा वर्ड है, जो जो आप उम्र में ज़्यादा बड़े होते जाते हैं, आपके पैटर्न स्ट्रांग होते जाते हैं, और आपके उन पैटर्न्स को चेंज करने में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है एज़ कम्पेयर टू यंग चिल्ड्रन जो कि होते हैं, क्योंकि उनमें बड़ों में कहेंगे हम, दे हैव एन एबिलिटी टू हैव लेस न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है उनमें, न्यूरोप्लास्टिसिटी उनमें कम हो जाती है विद द पैसेज ऑफ एज। जबकि बच्चों में न्यूरोप्लास्टिसिटी के में बहुत ज़्यादा होती है, वो उन पैटर्न्स को बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं, राइट। तो बिल्कुल। पैटर्न्स जो हैं आपके बिहेवियर्स जो डेवलप हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द इयर्स, उनको वो चीज़ें वैसे ही डेवलप रहती हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को, आई बिलीव, अपने आप को तब्दील करने में, चेंज को एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, और वो रेजिलियंस जो है वो नहीं अचीव कर सकते, और वो दे फील बैड अबाउट इट। अब बात यह है कि अगर एक सिचुएशन आती है, ठीक है, कोई सी भी सिचुएशन, कोई भी एडवर्स सिचुएशन आती है, तो आपने उसमें आपके रिएक्शंस जो हैं वो तीन तरह के होंगे। वन इज साइकोलॉजिकल,
वन बिहेवियरल एंड वन इज इमोशनल। सो हम लोगों ने खुद उस सिचुएशन में देखना है कि आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, आपने इमोशनली हैंडल करना है, आपने अपने बिहेवियर को कैसे रहना है बिहेवियर को, और आपने साइकोलॉजिकली अपनी हेल्थ के लिए आपने उसको कैसे लेके चलना है। सो दिस इज ऑल अबाउट चेंजिंग पैराडाइम्स। आप इन चीज़ों को चेंज करते जाएंगे तो आपके अंदर जो है ना एक्सेप्टेंस और रेजिलियंस डेवलप होती जाएगी। और अगर आप उस फेज में जहाँ पे आप चेंज नहीं लाना चाह रहे हैं, डिफिकल्ट टाइम आपकी ज़िंदगी में फॉर एग्जांपल आ गया कोई, फॉर एग्जांपल आप कोविड की सिचुएशन ले लें, तो अगर कोविड की सिचुएशन में आप डिफिकल्ट टाइम में से गुजर रहे हैं और समटाइम्स इट हैपेंस के लोगों के लिए पैराडाइम शिफ्ट जो है वो नहीं आती, वो उसके विक्टिम बन के रह जाते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं, उसी के ही परेशानी में गुम हो जाते हैं। कुछ लोग जो है वो सर्वाइवर हो जाते हैं, वो सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को सर्वाइव करना की कोशिश करते रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो नेविगेट करते हैं, नेविगेट मीन्स के उस सिचुएशन से अपने आप को पुल करते हैं, और पुल करके वो जंप आउट करते हैं, वो उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ resilience they have, depending on the experiences they have learned over the period of time, depending on patterns of behaviors they have developed in their mind। तो ये चीज़ें अगर आपके अंदर अवेयरनेस आए और चीज़ों की समझ आए तो आपके लिए रेजिलियंस को अचीव करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब एक अगर हम लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप जो है वो कैसे अचीव होती है, आपका जो माइंड है। अब मैं बात आपसे करने लगी हूँ रिजिलियंट माइंडसेट मॉडल की। रिजिलियंट माइंडसेट मॉडल जो है वो दैट इज कंपोज्ड ऑफ 4 मेन पार्ट्स। सो आपका पहला जो पार्ट है वो दैट इज द प्री फ्रंटल लोब, जो कि आपकी माइंडफुलनेस को मैनेज कर रहा होता है। दूसरा आपका जो कॉर्टेक्स का जो आपका ब्रेन का पार्ट है वो आपकी न्यूरो साइंसेस को हैंडल कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। और जो आपका लिम्बिक पार्ट है वो आपकी ग्रोथ माइंडसेट और रेजिलियंस को हैंडल कर रहा होता है, जिसकी वजह से एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 मेन एरियाज, one is mindfulness, one is neurosciences, then it is resilience, and then it is growth mindset। with the help of the combination of all these 4 main domains आप लीडरशिप की सीढ़ी पे चढ़ने लग जाते हैं, राइट। दिस इज हाउ तो यू अचीव लीडरशिप। मैं चाहूंगी यहाँ पर मेरे पास ऑडियंस के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो जी, हम उनको ऐड कर लें तो वक्त बचा तो फिर हम अपने जो सेशन जो बातें रहेगी उसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल है वो शफकत अली पूछते हैं। शफकत अली का सवाल है कि गुस्से पे कैसे काबू पाया जाए। जी, ये बड़ा कॉमन सा सवाल है। इसके लिए बहुत सी शब्द आपको मैं पहले आई रियली एम ग्लैड दैट ही पुट सच अ लवली क्वेश्चन, जो कि एवरीबडी इज गोइंग थ्रू दिस पेंडेमिक टाइम्स। तो उसमें गुस्से पे काबू पाने के लिए देखें बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं, बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम ऑनेस्टली स्पीकिंग वी आर जस्ट डिजिटल मीडिया इज जस्ट अ फिंगर अवे। हम उसको सर्च भी करना चाहें तो कर लें, हम बहुत सी अच्छी बातें सुनते भी हैं और बहुत से लोगों से डिस्कस भी करते हैं, लेकिन जहाँ पे गैप आता है वो ये है कि हम उस पर अमल नहीं करते हैं। अगर मैं आपको कोई एक सिर्फ बताऊं गुस्से पे काबू पाने के लिए, ठीक है, तो मैं आपसे इस चीज़ के लिए एक प्रॉमिस लेना चाहूँगी कि आप उस पर अमल ज़रूर कीजिए। तो गुस्से पे काबू पाने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको गुस्सा किस चीज़ पे आ रहा है, राइट। रिगार्डलेस वो कोई भी फेज है, तो उसके लिए आप यू नीड टू टेक अ ब्रेथ, यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ, काम डाउन, और अपने आप को उस सिचुएशन में छोड़ने की बजाय आप अपने सेल्फ को पहले देखें कि हु एम आई, व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो आपने उस सिचुएशन को पहले नापना है, उस सिचुएशन को पहले समझना है, और फिर यू हैव टू टेक डीप ब्रेथ 3 टाइम्स, यू हैव टू टेक डीप ब्रेथ। और अगर आपसे स्टिल उस चीज पे काबू ना पाया जाए तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप थोड़ी देर के लिए उस जगह से एस्केप कर लें, वहां से आप चले जाएं, उस जगह को आप छोड़ दें, ठीक है। और आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि गुस्से में अगर आप पानी पी लें या आप सांस ले लें
थोड़ा सा आप अपने आप को टाइम दें, एकदम से रिएक्ट ना करें, एकदम से सिचुएशन में आप कुछ बोले नहीं, तो आपको इस चीज़ से बहुत रिलीफ मिलेगा। और अगर आप इस ये तो आपकी मैंने बात किया गुस्से को काबू पाना एट एन सिचुएशन, जो आप इस वक्त इंडल्ज हैं उस सिचुएशन में, तो उसको हैंडल कैसे करने का तरीका बताया। लेकिन ओवरऑल अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनी इस चीज़ को डेवलप करना चाहते हैं कि मैंने अपने गुस्से पे काबू कैसे पाना है, ऐसी चीज़ें हैं शफ़क़ात साहब कि आपने उनको कंटिन्यू करना है, और उनमें वो चीज़ आपने कुछ माइंडफुल नेस की एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं उनको कंटिन्यू करना है। आपने देखें, हम बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोविड जो है वो आपकी जान क्यों ले लेता है? आपको वेंटिलेटर पे क्यों पहुँचाया जाता है? क्योंकि आपके अंदर एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है। लेकिन जब हम नॉर्मल भी हैं, तब भी हम अनफॉर्चुनेटली इसकी प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी नहीं गेन कर, वी डू नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। सो ट्राई टू इनहेल एज मच ऑक्सीजन एज पॉसिबल। और इसके अलावा आप अपनी कुछ फिजिकल हेल्थ को फोकस करें, उससे आपके गुस्से में बहुत ज़्यादा कंट्रोल आएगा। आप अपनी डाइट को जो है फोकस करें, एनालाइज करें कि आप कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप को इरिटेबिलिटी डेवलप होती है, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन बेस्ट चीज़ है कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। आप मॉर्निंग वॉक अगर नहीं करते हैं, तो आप कोई घर में बैठ के एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर कीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल। तो बाकी जो लोग भी गुस्से से रिलेटेड सवाल करें, तो मैं बार-बार ये सवाल ऐड नहीं करूँगी कि गुस्से पर कैसे काबू पाना है, तो जितने भी लोगों ने सवाल किया, उम्मीद करती हूँ उनको इसका जवाब मिल गया होगा। तो मैं थोड़े-से डिफरेंट सवाल ऐड करना चाहूँगी। समीर अब्बास का सवाल है कि सेल्फ थिंकिंग से कोई इश्यू है? अगर वो है, तो वो क्या है और इसका क्या इलाज है? देखिए, एक चीज़ सेल्फ थिंकिंग है। सेल्फ थिंकिंग इज़ नॉट अ बैड हैबिट, ओवर थिंकिंग बैड हैबिट, राइट। अब हर शख्स को अल्लाह ने दिमाग लगाया है और वो सोचता है चीज़ों को, और सोचना बहुत अच्छी बात है कि हमने उसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ समीर का क्वेश्चन। लेकिन अगर इस इनके साथ फर्दर डिस्कशन हो कि इन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है, तो आई वुड बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड हिज क्वेश्चन कि उसको कैसे आंसर किया जाए। लेकिन जितनी मुझे इस वक्त कॉम्प्रीहेंशन हुई इनके क्वेश्चन की, उसके मुताबिक मेरा जवाब यही है कि आप ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। एक चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस नहीं हो जाएं, क्योंकि एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके अंदर नेगेटिविटी प्रोमोट करती है। ठीक है, आपके अंदर एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है जो कि अनअन है, जिसका आपको नहीं पता। तो वो आपकी आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ को जो है बहुत इफेक्ट करती है। तो सेल्फ थिंकिंग इज़ नॉट अ बैड हैबिट, बट ओवर थिंकिंग इज़ अ बैड हैबिट। उसके लिए सोल्यूशन ये है कि आप एक चीज आप स्विच कर लिया करें। अगर आपने आपको एक काम में अगर आप इन्वॉल्व हैं और आप यहाँ बैठे भी हुए हैं फारिग, और आपको बार बार उसके थॉट्स आ रहे हैं, तो ट्राई टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। आप किसी और चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दें, या आप अपने आप को किसी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज कर लें। माइंड जो है थोड़ी देर के लिए उससे हट जाए, और आपको वो बार बार थॉट्स जो है उस तरह के नहीं आए। ठीक हो गया। यहाँ पे जो अगला सवाल है वो मीठी गुड़िया का पूछ रहे हैं, कुछ लोग खुश होकर भी खुश नहीं होते, क्या वो अपने जज्बात को काबू कर लेते हैं? और अगर क्या ये अच्छी चीज है कि आप अपने जज्बात को काबू में कर लें? ये मीठी गुड़िया का सवाल भी बहुत मीठा सा है। जी, गुड़िया आपने बड़ा प्यारा सवाल किया ऑनेस्टली कि ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बताऊंगी कि देखिए, अपने जज्बात को काबू करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुशी का इजहार को रोकना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको अपने एक्सप्रेशंस जो हैं वो ज़रूर एक्सप्रेस करने चाहिए, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी इन विच सर्कमस्टेंसेस यू आर। देखिए, हम बिल्कुल। एवरी डे वी हैव अ पर्सोना, जिसमें हम अपने ऑफिस में जब जाते हैं तो वी आर अ डिफरेंट पर्सन, व्हेन वी कम होम वी आर अ डिफरेंट पर्सन। बट अल्टीमेटली हमारी एक पर्सनैलिटी जो है वो अगर अच्छी है, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी रिफ्लेक्ट हो रही होती है लोगों
को। और कुछ लोग जो है बहुत ही छुपे अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं कि वो ज़ाहिर तो कुछ और कर रहे होते हैं लेकिन बैक एंड पे वो कुछ और होते हैं, तो दैट ए गुड आइडिया। लेकिन इन्होंने लिखा कि कुछ लोग खुश होकर भी खुश नहीं होते, तो ये वो अपनी वो मे बी वो एक्सट्रोवर्ट ना हो, वो इंट्रोवर्ट हो, उनकी किस किस टाइप की पर्सनैलिटी है, बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स बिल्कुल। कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू हैव। अगर मीठी गुड़िया की पर्सनैलिटी जो है वो बड़ी खुश मिजाज हैं, बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, बहुत लाइफ को एंजॉय करती हैं, बहुत हंसी मजाक और हर चीज़ को एक्सप्रेस करती हैं, मीन्स दैट शी हैज़ एन एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। और मे बी अगर वो किसी और की बात कर रही हैं जिससे उनको ये फीलिंग होती है कि वो एक्सप्रेस नहीं करते, तो दैट पर्सन इज ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन, एंड वी आर देयर टू help each other, to understand each other, to accept each other. बिल्कुल। यहाँ पर ज़ारा हयात का एक सवाल है जो कि आजकल के बच्चों के हिसाब से बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि अब बच्चे जो है वो काफ़ी मूडी हो गए हैं। वो अपने मूड्स में रहते हैं, खाना भी नहीं खाते और बहुत ज़्यादा इरिटेट भी करते हैं अपने पेरेंट्स को, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? जी, ज़ारा ज़ारा मेरे भी 2 बेटे हैं, और बॉयज़ आर वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट इस पैंडेमिक की वजह से बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी का शिकार हो गए हैं। आप अपने जस्ट जस्ट बी अ लिटिल एम्पैथेटिक, और आप ये सोचें कि मैं एक बच्चा हूँ, मैं यानी कि जगह पर आकर सोचें, बच्चों के स्कूल बंद हैं, बच्चों के फ्रेंड्स के साथ कोई बातचीत नहीं है, कोई मिलना आना नहीं है। इट्स बीन मोर देन 3 months दे आर सिटिंग एट होम, दे डोंट गो टू द हैव एनी प्लेयर एक्टिविटीज जिसमें वो एंजॉय कर सकें, अपने अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। तो पहले तो आपके लिए अपनी औलाद को ये समझना बहुत ज़रूरी है, दे आर ऑल्सो साइकोलॉजिकली दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। अब उस बिल्कुल। टफ टाइम में उनके मूड्स भी हैं, एंड आई कैन टोटली एग्री विद यू ज़ारा कि आप बीइंग अ मदर मूड्स को जो है वो फेस करती होंगी। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि रादर reacting to their moods, try to respond to their moods, to accept and acknowledge कि हाँ they are also going through difficult times, right? आप तो being a mother you are into so many things, you are managing home, you are cooking food, you are husband, and you are doing so many domestic chores। लेकिन बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए या तो आपकी अटेंशन है, या पढ़ाई है, या स्क्रीन टाइम है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उनके साथ टाइम बिताएं, थोड़ा उनके लिए टाइम स्पेंड करें, और उनको बहुत सी कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने लग जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर मोहम्मद रहमान का मैं सवाल ऐड कर रही हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा जज़्बाती हूँ अस्मा मैम, मैं कैसे इस पर कंट्रोल कर सकता हूँ? Well, I think you must be very young, you must be teenager। तो ये चीज़ें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखी जाती हैं। क्या नाम था उनका, इकरा? जी, मोहम्मद रेहान। आपने सवाल वो चेंज कर दिया ना। हाँ, रेहान। तो रेहान, बात यह है कि हमारा ये टॉपिक ही इमोशनल रिजिलियंस का है, ठीक है? तो मैंने आपसे यही बात की है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को कैसे कंपोज करना है कि लोग आप पर आपको बहुत ही थी कंपोज और बहुत ही अच्छा इंसान समझें। और वो तभी आपको समझेंगे जब आप उनको आपकी पर्सनैलिटी से ऐसा रिफ्लेक्शन मिलेगा। और हर शख्स चाहता है कि उसको लोग लाइक करें, उसको करें, उसके साथ बैठें। और ये सब चीज़ें हासिल करने के लिए आपके अंदर एक इमोशनल रिजिलियंस को लेकर आना, आपके अंदर इमोशनल मेच्योरिटी को लेकर आना बहुत ज़रूरी है। और उसके क्या तरीके हैं? उसके सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका यह है कि आपने कभी भी किसी सिचुएशन में इमीडिएटली आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना, आपने इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना, ठीक है? यू नीड टू फर्स्ट थिंक, यू नीड टू थिंक, you need to identify, you need to accept, you need to think, and then you take your time and then respond in a certain situation। होता यह है कि आप जब एकदम से किसी चीज पे रिएक्शन दे देते हैं तो लोग आपको जज्बाती कहने लग जाते हैं। मे बी जज्बाती ना हो, लेकिन आपके इस तरह के बिहेवियर की वजह से लोग आपको जज्बाती कहना लगता है। हाँ, मैं बहुत जज्बाती इंसान हूँ। इनफैक्ट जज्बाती हम सभी हैं,
लेकिन जज्बात किसके कितने कंट्रोल में हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो अगला जो सवाल है वो है बिलाल रमजान का, पूछ रहे हैं कि व्हाई इमोशनल ट्रस्ट इज हार्डर टू गेन। नहीं बिलाल, आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन कि इमोशनल ट्रस्ट क्यों मुश्किल है। इसके बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। देखें, इसमें सबसे फैक्टर आपकी अपनी सोच क्या है, बिकॉज आई बिलीव दैट परसेप्शन इज प्रोजेक्शन। आप जैसा खुद के बारे में सोचते हैं, आप जैसा, आपको जैसा एनवायरनमेंट से जो चीज़ें आपने सीखी, जो आपके साथ डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस जिसमें आपका ट्रस्ट लूज हुआ, आपका ट्रस्ट ब्रीच हुआ, यू माइट हैव बीन बिट्रेड इन सर्टेन सिचुएशंस इन योर लाइफ। तो जब आपने ऐसे एक्सपीरियंसेस जिंदगी में किए जिसकी वजह से आपको इमोशनल ट्रस्ट करना नामुमकिन लगता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपके अपने ज़ाती पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन है, जिसकी वजह से मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि देखें, इंसान जिंदगी में बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोगों को फेस कर रहा होता है, बहुत सी सिचुएशंस को हैंडल कर रहा होता है, और बहुत से धोखे उसको ज़िंदगी में मिलते हैं। आप बहुत सी चीज़ों पे हर्ट होते हैं, बट आपका बिलाल रोल वहां पे क्या है? आपका रोल ये है कि आपने ये हमारा टॉपिक यही है कि आपने उन डिफिकल्ट टाइम से क्या सीखा। आपने उन चीजों को सीख कर आपने अपनी जिंदगी में क्या तब्दीली लेकर आए आप। और जब आप अपनी जिंदगी में उन लेसन्स को सीख कर कोई तब्दीली लेकर आएंगे, और आई बिलीव कि वो आप पॉजिटिविटी की साइड पे होगी रादर देन नेगेटिविटी की साइड पे। समटाइम्स वी स्टार्ट बिहेविंग लाइक दिस कि अगर उसने मुझे ईंट का जवाब पत्थर से देना, आप कहते हैं कि अगर इसने मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाई है तो मैं उससे ज्यादा तकलीफ पहुंचाऊं। तो उसका है कि फॉरगिवनेस, स्टार्ट गिविंग, स्टार्ट फॉरगेटिंग, इग्नोरिंग आप लोगों को, एंड मूव ऑन इन योर लाइफ। आप जिंदगी में आप जगह पे उस इवेंट के साथ फिक्स मत हो जाइए। आप जिंदगी बहुत लंबी है, आगे की सोचें। जस्ट मूव ऑन एंड forgive people whoever has hurt you in your life. Just forgive them. The moment you will forgive them, ट्रस्ट, इमोशनल ट्रस्ट जो है वो लोगों पे ऑटोमेटिकली डेवलप होने लग जाएगा। आई होप बिलाल हैव आंसर्ड यू करेक्टली, और इससे आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। तो जो शहजाद अख्तर, उनका सवाल ये है कि टू व्हाट एक्सटेंट द इमोशनल रेजिलियंस इज अ लर्न्ड बिहेवियर एंड टू व्हाट लेवल इट कैन बी अटेन्ड थ्रू लर्निंग। जी जी, थैंक यू। मैं इकरा यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि शहजाद अख्तर इज़ वन ऑफ माय बिजनेस पार्टनर, एंड both conduct training programs and do consultancy with corporates. So thank you Shahzad sir for joining. बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है आपका कि इमोशनल रिजिलियंस, एज आई मेंशन्ड in my presentation, that resilience is a learned attitude. So, and how we learn it over period of time, different kinds of experiences, people's experiences, और उससे हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीखते हैं, एंड थ्रू लर्निंग। और लर्निंग क्या है? लर्निंग आपकी लोगों से जब बात, अपने आप को एक्सप्लोर करने में है, अपनी खुद शनासाई को पर एक्सप्लोर करने में है, अपने आप को आगाही जो है आपकी अवेयर उससे आपको आती है। सो देर आर सो मेनी पैरामीटर्स हाउ यू आर गोइंग टू लर्न डिफरेंट थिंग्स इन योर लाइफ, and definitely the more you are going to learn, the more you get the awareness, तो आपके अंदर इमोशनल रिजिलियंस डेवलप होती है। यहाँ पे मैं एक मिसाल इस बात की जरूर दूंगी कि देखें, लर्निंग जो है अब उसके नॉलेज से आती है, ठीक है? आपने नॉलेज गेन किया, आपने चीज़ों को लर्न किया। अब मैं यहाँ पे अगर एग्जांपल दूँ स्मोकिंग की, लोग स्मोक करते हैं तो उनको आदत पड़ी होती है स्मोकिंग की, उनको नॉलेज भी होता है, उनकी जो सिगरेट की डिब्बी होती है उसके ऊपर बहुत अजीब अजीब सी पिक्चर्स भी होती हैं कि आप कैंसर का शिकार हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। उनको कंप्लीट नॉलेज होता है कि स्मोकिंग इज़ वेरी हार्मफुल, स्मोकिंग किल्स। सो नॉलेज इज देयर, लेकिन आपने उसको लर्न क्या किया? आपने उसको अपने बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट कैसे लेकर आएंगे? नॉलेज, सिर्फ नॉलेज का होना काफ़ी नहीं है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू ब्रिंग चेंज इन योर बिहेवियर। आपने अपने अंदर
उससे क्या सीखा क्या आपने, अपने मॉडिफाई से करेंगे आप बिहेवियर को अपने, और उसे क्या सीख के जिंदगी में जो है उसको अपने पर अप्लाई करेंगे. सो ओनली नॉलेज इज नॉट इनफ, एंड नो डाउट we keep on learning, we keep on going on in our life, and we keep on improving your behavior. But the most important thing is, जब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और आप जिंदगी में तब्दीली लाने की कोशिश नहीं करेंगे, चेंज को लाने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप जो है इमोशनल रिजिलियंस गेन नहीं कर सकते. एंड दैट कैन थ्रू प्रैक्टिस. बिल्कुल। थैंक यू वेरी एक मच. और जी, एक और जी सवाल प्लीज से मैं ऐड करना चाहूंगी साफिया नसीम का, कि हाउ ओवरकम सेंसिटिविटी इन नेगेटिव एनवायरनमेंट. हाउ टू ओवरकम सेंसिटिविटी इन नेगेटिव एनवायरनमेंट. सो सफिया, मेरे ख्याल में जो बहुत से लड़के हैं, लड़कियां हैं, लड़कियां ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, हसास होती हैं, क्योंकि वो बहुत माँ बाप की लाडली भी होती हैं, और तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्यों, और वो बहुत समटाइम्स फील कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्योंकि compared to females like to speak and they express, they do catharsis as compared to environment को कंट्रोल इसी तरह से किया जा सकता है कि जैसे आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है. और लड़कियों को तो ये बात मेरे हाल में पहले दिन से सिखानी चाहिए कि आपने, क्योंकि आप पहले अपने माँ बाप के घर में हैं, फिर आप अपने ससुराल में हैं, अपने हस्बैंड के साथ हैं, तो अगर आप वहाँ पे अपने इमोशंस को बिला वजह या एक्सप्रेस करती जाएंगी कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, या मेरे साथ ऐसा, मैं ऐसे नहीं थी, मैं ऐसे हूँ, तो होगा, people are not going to accept you. So you have to control your emotions, और आप अपनी सिचुएशन को में कि आपकी सिचुएशन क्या है, तो then you would be able to understand other people and understand yourself. So उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. बिल्कुल। अब आखिरी सवाल मैं ऐड करूंगी कि वक्त की भी कमी है और इसको वाइंड अप भी करना है, क्योंकि 10 बजे हमारा एक और सेशन है यूनिवर्सिटी पर. तो यहाँ पर मैं दीदार खान का सवाल ऐड करना चाहूंगी. द मेन पॉइंट है कि इंसान इमोशनल भी क्यों हो जाता है, तो इमोशनल होने के पीछे क्या राज है? देखिए, मैंने दिलदार नाम है ना इनका, मैंने इनको पहले भी जी बताया कि इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है. इंसान तो एक मजमूआ इमोशंस का है, फीलिंग्स है. जब जब तक दिलदार आप हर शख्स जो है वो उसकी एक्सप्रेशंस हैं, उसकी फीलिंग्स हैं, उसके इमोशंस हैं, तो इमोशन करना बहुत अच्छी बात है. एंड आई हैव ऑलरेडी एड्रेस सच सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं. आप नेगेटिवली एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप वो भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप रिएक्टिव मोड में एक्सप्रेस कर रहे हैं, या पॉजिटिवली एक्सप्रेस कर रहे हैं. आपके इमोशनल होना अगर तो वो किसी एक्सट्रीम को टच टच कर रहा है, तो यू एक्सट्रीम एंड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. सो यू नीड टू मेलो इट डाउन, you need to calm down, and you have to behave according to the situation. बिल्कुल. तो असमत, वक्त हमारे पास कम है और हमने इस सेशन को वाइंड अप करना है. बहुत सारे लोगों ने सवाल ऐड किए, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँ कि आपने सवाल के जवाब दिए. और मैं चाहूंगी कि आप इसको कंक्लूड करते हुए कैसे एक अच्छा सा मैसेज ऑडियंस को दे दें ताकि हम इसको फिर वाइंड अप करें. जी, जी, व्हाई नॉट. मुझे ऐसे ही लग रहा है इकरा के लोगों के इतने मज़ेदार और इतने इंटरेस्टिंग बिल्कुल. क्वेश्चंस हैं. आई एम रियली एन्जॉयिंग answering all those questions, and time is the constraint. Honestly speaking, I prepared a long presentation. I could not even share the slides over here. वरना मैंने आपके साथ रिजिलिएंट माइंडसेट मॉडल भी नहीं शेयर किया, मैंने आपके साथ 4S मॉडल भी शेयर नहीं, ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट नहीं शेयर कर सकी. लेकिन इंशाल्लाह आई बिलीव कि हम इसको आगे भी लेके चलेंगे और लोगों को इंशाल्लाह. awareness देंगे. I being a coach help people on one-to-one coaching and discuss different things through probing questions. So मैं इसमें यही बात कहना चाहूँगी कि आइंस्टाइन ने कहा था कि if I, अब मुझे नहीं समझ आ रही उर्दू में बताऊं कि इंग्लिश में, आइंस्टाइन ने ये कहा था कि कोई शख्स अगर एक ही चीज़ पे, एक ही हैबिट को, एक ही बिहेवियर को लेके चल रहा है और वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये नामुमकिन बात है. You need to bring change in your life, you need to accept things in your life. Otherwise,
आप एक ही डगर पे चलते रहें और आप समझें कि समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन विद यू, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह हम जो असफ़हान को दोबारा लाइव सेशन में ज़रूर लेके आएँगे, ताकि जो सवालात और जो चीज़ें और पॉइंट्स रह गए हम इंशाल्लाह उसको भी कवर कर लें। तो आप फिल्म सिटी को विज़िट करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि असफ़ा दोबारा हमारे साथ लाइव सेशन में कब आएँगी और आप अपने सवालात तब आकर पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इस सेशन से कुछ सीखा होगा, कुछ सीखा है तो आगे भी शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे कुछ सीख सकें। तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे किसी नए लाइव सेशन के साथ, जिससे आप मज़ीद कुछ सीख सकें। तो अभी के लिए अपनी मेज़बान इकरा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त, अपना ख़्याल रखिए और देखते रहिए इल्मी सिटी। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।